नमस्कार। हेल्थ ऑनलाइन में फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस प्रसाद फिर से आज हूँ। आपको भी लगता होगा कि मैं हड्डी का डॉक्टर यहाँ क्यों हूँ। मुझे लगता है कि जनता को जागरूक करने के लिए, स्पेशली स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई भी टॉपिक हम लोग उठा सकते हैं तो वो उसमें हम चाहेंगे मेरा भी एक रोल हो। और आज के इस हेल्थ ऑनलाइन में हमारे पास दो बहुत अच्छे अतिथि हैं। पहला है डॉक्टर रश्मि कपूर। नमस्कार। पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर हैं। रिजेंसी अस्पताल में इन्होंने नए नए जो नवजात शिशु हैं उनके लिए स्पेशल से एक सेल बनाया था। इसके अलावा स्पेशल बच्चों के लिए एक अमृता नाम का स्कूल चलाती हैं, जो मेरे ख्याल से इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझसे केवल 1 साल सीनियर हैं, तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे हमने दोनों ने साथ साथ ग्रोथ देखी है। दूसरे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। हम लोग पहले भी एक बार मिल चुके हैं, लेकिन हाँ, इस बार दूसरी स्थिति है। और ये श्वास रोग के विशेषज्ञ हैं, नींद के बारे में बातें करते हैं और मुझसे 1 साल जूनियर है। तो मैं बीच में हूँ, लेकिन इस बार किनारे बैठा हूँ। और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खांसी, दमा या अस्थमा या और एलर्जी। तो आप लोग दोस्तों इन सब के बारे में अपनी भ्रांतियों का निवारण कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। खांसी क्यों होती है, कैसे होती है, खांसी से कैसे बचा जाए। दमा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बहुत बूढ़े की बात कर रहे हैं, और दमा बच्चों में बहुत होता है, तो अस्थमा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बेसिक चीज़, खांसी क्या है डॉक्टर राजीव कक्कड़? बेसिकली अगर हम लोग शुरू करें तो खांसी एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जो कोई भी चीज़ हम अगर शुरुआत करें, एलर्जी एक संवेदनशीलता है आदमी की, जो किसी भी बाहर की चीज़ें जिसको हम टॉलरेट नहीं करते हैं उसकी वजह से बॉडी जिस तरह रिस्पॉन्ड करती है उसको एलर्जी कहते हैं। एलर्जी बेसिकली हम जो अपना, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, एक आदमी का संवेदनशीलता है जो किसी चीज़ों को जो बॉडी नहीं टॉलरेट करती उस तरह से जो रिएक्ट करती है उसको एलर्जी कहते हैं। खांसी भी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो कि आने वाले जब थ्रोट में इरिटेशन होता है या कोई एलर्जेंस या कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरह से उसमें इरिटेशन होता है, उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होती है थ्रोट से, उसको हम लोग खांसी कहते हैं। डॉक्टर रश्मि, आप तो ऐसे लोग को देखती, बच्चों को, जिसको मतलब बच्चों को देख के तो हम लोग को परेशानी होती है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे किसी बच्चे का प्लास्टर लगाने में मुझे परेशानी होती है। और बच्चों को खांसी भी उतनी ही होती है, एलर्जी के कारण या और किसी कारण से? बच्चों को खांसी बड़ों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उनकी जो सांस की नलियां हैं वो बड़ों की अपेक्षा बहुत छोटी होती हैं। तो ज़रा सी भी सूजन अगर उसमें आती है तो खांसी आने लगती है। कुछ भी उनकी जो पूरा हमारी श्वास नली की पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, गले से लेकर के नीचे तक, तो बच्चों को खांसी आ जाती है। बड़ों को हर बात में खांसी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़ों को अगर अस्थमा होता है, जो आपने अभी कहा, तो उनकी सांस फूलने लगती है। लेकिन बच्चों को अगर अस्थमा होता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब वीजिंग होती है तो उनको खांसी आती है। तो अक्सर मरीज मेरे पास आते हैं, मैं जब उनको बोलती हूँ आपकी पसली चल रही है बच्चे की, तो पूछते हैं लेकिन खांसी क्यों आ रही है? तो खांसी इसीलिए आ रही होती है क्योंकि उनकी सांस की नलियाँ सिकुड़ गई होती है। खांसी के कारण होते हैं, खांसी गले से भी आ सकती है, गले में थोड़ी सी भी खराश होती है तो खांसी आ सकती है। सांस की नली में कोई प्रॉब्लम होती है तो खांसी आ सकती है। निमोनिया होता है तो खांसी आ सकती है। जुकाम होता है तो भी बच्चों को खांसी आ जाती है, क्योंकि जब जुकाम होता है बच्चा सीधा लेटता है तो उसकी जो नाक है वो फैरिंग्स में पीछे ड्रिप होती है, तो और जब वो इरिटेट करती है तो खांसी आती है। तो बच्चों में खांसी के बड़ों से ज्यादा कारण है। और मेरे बच्चों को भी आप देखती थी, तो उस समय जो बोला गया था, खांसी आप बोलती थी एक प्रोटेक्शन है, बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बच्चों को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ऐसे क्या है, आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर अमल, क्योंकि हम लोग जनरली देखा जाता है जब कोई भी आता है तो हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब कॉफ सिरप दे दीजिए। तो मैं, जैसे अमल तुमको पहले बताते थे, वैसे ही मैं सबको अभी भी ये बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि कॉफ सिरप खांसी को रोक देंगे, और कॉफ सिरप
एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खांसी जैसा अभी डॉक्टर राजीव कक्कड़ ने बताया एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि अंदर कुछ है वो बाहर निकलना चाहता है, तो हम उसको अंदर क्यों रोके। इसलिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जैसे बलगम अंदर है वो निकलेगा नहीं, तब तक खांसी आती रहेगी। अगर हम कुछ भी ऐसा दे देंगे जिससे खांसी नहीं आए तो वो बलगम अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए खांसी को दबाने के लिए कफ सिरप्स नहीं देने चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने भी अपने बच्चों के समय सीखा था। मैं तो डॉक्टर था तब भी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, मुझे लगता है खांसी क्यों आ रही है। इसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, जो बिल्कुल। कफ सिरप होते हैं उसको हम 3 तरह के कफ सिरप होते हैं। एक सप्रेसेंट्स होते हैं जो कि खांसी को रोकते हैं या दबाते हैं। ये हम उनमें करते हैं जैसे खांसते हुए लोगों के खून आता है या उनको रात को नींद नहीं आ रही है खांसी आते आते, तो उसमें कुछ कोडीन या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हेलो। खांसी को दबाती हैं। हेलो। एक मिनट, एक कॉलर है। हाँ जी बताइए सर। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं सुरेश दुबे बोल रहा हूँ, ओम नगर गुमटी से। जी दुबे जी बताएं। सोते समय खर्राटे की बहुत कठिन समस्या है। बड़ी अजीब तरीके के खर्राटे आते हैं ऐसे, और बीच बीच में आवाज रुक जाना, बड़ा परेशानी होती है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ आप बताएं ये जी। कराटे के लिए क्या करना चाहिए। खराटे अमूमन 20% केसेस में जितने लोगों को खराटे आते हैं 20% में खराटे कोई जानलेवा या कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं। खराटे आने का मुख्य कारण, हाँ हेलो, डॉक्टर राजीव कक्कड़ बता रहे हैं आपकी आवाज़, आपकी बात कराटे के बाद। खराटे आने का मुख्य कारण सांस की नली, जब सांस लेते हैं तो उसमें जो लूज टिश्यू होता है, जो फैट होता है, वो वाइब्रेट करता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको खराटे कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात को नींद आती है, बॉडी रिलैक्स होती है, वैसे वैसे सांस की नली बंद होने लगती है और खराटे लेते हुए ऑक्सीजन का सेचुरेशन, जो सांस अंदर जा रही है उसका दबाव बहुत कम हो जाता है और उससे नींद खुल जाती है। खराटों की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिन के समय बैठे बैठे सुस्ती आना या नींद आना, और उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम। इनको करना क्या चाहिए अगर खराटे अगर आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि उसके अपने डॉक्टर से मिल करके या सांस रोग विशेषज्ञ से मिलकर खराटों के विषय में एक जांच होती है जिसे हम लोग स्लीप स्टडी कहते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में इनको खराटे इनके हेल्थ के ऊपर नुकसानदायक हैं कि नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ खर्राटे ऐसे होते हैं जो एक सिंपल सी प्रक्रिया है जिसको आप छोड़ सकते हैं, और कुछ खर्राटों में कुछ स्पेसिफिक इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली अगर खराटे ऐसे आ रहे हैं जिसमें खराटे लेते हुए उसमें सांस रुक रही है जैसे, और उसके बाद चोकिंग हो रही है, या खुद मरीज बता रहा है कि खर्राटों की वजह से हमें सांस रुक जाती है, रात को नींद डिस्टर्ब होती है, या उसके रात में सोने वाला व्यक्ति बताता है कि खर्राटों की वजह से उसकी सांस एकदम से रुक रही है, या दिन के समय बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नींद आ रही है, ऐसे समय में उनको खर्राटों की जाँच करवाना बहुत आवश्यक होता है। ओके ठीक, हम लोग फिर वापस आए कफ, जो आप कफ सिरप की बात कर रहे थे कि कफ सिरप डॉक्टर कफ अश्विनी ने 3 बोला तरह कि- के हाँ, होते हैं। जी। पहली चीज़ होते हैं एक सप्रेसेंट्स होते हैं जैसे सेडेटिव जो खांसी को दबाते हैं। दूसरे होते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ये उनमें काम करते हैं जैसे किसी को निमोनिया या कोई इन्फेक्शन है, वो एक्सपेक्टोरेट करते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तीसरे तरह के कफ सिरप होते हैं जो ऑर्डनरी होते हैं, जिनको हम लोग एंटी एलर्जिक होते हैं, वो साधारण कफ सिरप होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी खांसी किस तरह की है, उसको सप्रेसेंट यूज़ करना चाहिए। एक ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, सांस की नली चौड़ी करते हैं, तो किस तरह का कफ सिरप आपको देने की जरूरत है। हेलो, हाँ सर, हेलो जी बताएं मैम। ये पूछना था कि सीने में प्रॉब्लम होती है, एक्सरे सब का उसमें कुछ निकला नहीं डॉक्टर, और सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए सांस लेने में क्या दिक्कत होती है जब आप पूछो। हेलो, सांस जी जैसे धूल उल आती है, तो जैसे धूल उल में जाओ तो उसमें सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। जी, क्या सांस फूलती है आपको या खांसी आने लगती है। खांसी नहीं आती है, सिर्फ सांस लेने में दिक्कत होती है। किस समय ज़्यादा होती है, दिन में होती है कि रात में होती है। जब धूल में जाती है। जब धूल में जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, जैसा अब आप डॉक्टर साहब को सुनिए जी बताएं। जैसा उन्होंने कहा कि धूल में जाने पर उनकी सांस फूलने लगती है, एक्सरे में कुछ नहीं आता है। जब भी पेशेंट को किसी को एलर्जी होती है, सांस फूलती है या उसकी वजह से दमा होता है, उसमें एक्सरे में कुछ नहीं आता है। जहाँ तक जल अनलेस एंटिल उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई बात होती है या निमोथोरेक्स होता है तभी आता है, ज़्यादातर उसमें नहीं आता। उसके लिए जो बेस्ट चीज़ होती है, हम लोग एक लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, स्पायरोमेट्री कहते हैं। इसमें आपकी लंबाई, उम्र और वजन के हिसाब से कंप्यूटर में पहले से है, आपको 1 या 2-3 बार उसमें सांस लेनी या छोड़नी पड़ती है। उससे मालूम पड़ता है सांस की नली में कितनी सूजन है, बड़ी सांस की नली में सूजन है, छोटी सांस की नली में सूजन है, कि इसका इफेक्ट लंग के या फेफड़े के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है,
कार्य करने की क्षमता जो मालूम होती है वो लंग फंक्शन टेस्ट से मालूम पड़ती है। एक बहुत अच्छी मशीन डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर रश्मि कपूर के यहाँ पे रीजेंसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी मशीन उन्होंने लगाई है, जिसमें डिफ्यूज़न भी होता है। वो यूपी में पहली बार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी बड़ी एक मशीन लगी है। उसमें मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन जो फेफड़े के अंदर जा रही है वो डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में कितनी पहुंच रही है। ये सारे टेस्ट करने से मालूम पड़ता है कि एक्चुअली आपको सूजन कितनी है और दवा देने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब मेरे ख्याल से इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लेडी बहुत स्पेसिफिक इन्होंने बोला कि जब धूल में जाती है तब इनको सांस में परेशानी होती है, अदरवाइज ठीक रहती है। ऐसे में इनको किस तरह से इलाज की जरूरत है? इसका मतलब इनको किसी पार्टिकुलर एरिया के धूल से परेशानी है, या ये इसको अगर हम एलर्जी कहेंगे जी, और अस्थमा किसको कहेंगे? एलर्जी और अस्थमा में क्या डिफरेंस होगा, मुझे अगर आप समझा सकें तो। या एलर्जी ही एक कारण है अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने का? रश्मि, आपको क्या लगता है, आप बताएं। जो ये बता रही हैं और जो इनकी उम्र है उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि इनको प्रॉबेबली एलर्जी है धूल से, और वो एस्थमा की तरह प्रेसिपिटेट हो रही है। एक्चुअली एस्थमा में सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आती है, उसके कई सारे ट्रिगर्स होते हैं। तो धूल जो है एक ट्रिगर है, न कि धूल से एलर्जी। धूल एक ट्रिगर है। अब धूल ट्रिगर है तो उससे आपको खांसी नहीं आएगी, पर इनको खांसी है, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि इनको धूल इनके लिए एक ट्रिगर का काम करेगी और इनकी सांस की नली में सूजन और सांस की नली के मांसपेशियां सिकुड़न हो जाएगी। तो फिर हम शायद एक लेमैन में तो यही कहेंगे हमको धूल से एलर्जी है। ठीक है, धूल से एलर्जी है, ऐसा भी कह सकते हैं। हम अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं कि ये ट्रिगर है, आप अपनी भाषा में इसको एलर्जी मान सकते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने शहर में, क्योंकि हम लोग का शहर थोड़ा नाम है बहुत ज़्यादा, जब मैं पढ़ने आया था यहाँ तब भी कहा जाता कि सबसे ज़्यादा चेस्ट की प्रॉब्लम यहाँ होती है ना राजीव जी। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी। एक मिस्टर भाटिया है, जब मैं उनसे बात कर लूँ। जी मिस्टर भाटिया, बताइए। हाँ जी, हाँ, हेलो। मैं पूछना चाहती थी, मेरे हस्बैंड के गले में थोड़ी तकलीफ है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत करवा रहे हैं, गरारे भी करते हैं। आप अपना जरा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या नाम क्या है आपका? मेरा सतिंदर भाटिया। अच्छा, हाँ भाई, जब आपकी आवाज़ सही आ रही है, अब फिर बताइए अपनी परेशानी। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड की थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, गले की आवाज नहीं उनकी आती क्लियर, बहुत मतलब मुश्किल से समझ में आती बात, और काफी दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। गले में आवाज जो आती नहीं आ रही है उनको, उसके अलावा कोई और परेशानी? वो स्मोकिंग करते हैं या कोई और चीज? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल खाते हम लोग। जी। असल में मेरे बेटे की 2 साल हो गए, उसकी डेथ हो गई थी, बहुत मतलब यंग एज में था, तो उस टाइम तो नहीं, वो थोड़े दिन बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या बात हुई, कैसे हुआ, वो समझ में नहीं आता, उनकी आवाज कम हो गई है। उनका वजन कितना है? बहुत ज्यादा वजन तो नहीं है उनका? नहीं, वजन ज्यादा नहीं है, 60 साल की उम्र है, वजन ज्यादा नहीं है, इतना ही है 65। अगर 60 साल की उम्र है और आवाज में बदलाव आ रहा है तो सबसे बेहतर ये होगा आप किसी नाक कान विशेषज्ञ ENT सर्जन के पास जाइए जी, उनके पास जांच होगी। ऑपरेशन करवाइए, लेकिन ऑपरेशन करने में 2-3 लोगों ने कहा है ज्यादा है, अब ऑपरेशन मत करवाइए। नहीं, अगर जी, अगर आप मैं एक चीज़ बता दूं मैम, हाँ जी, बहुत बार आदमी वही सुनना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। अगर किसी डॉक्टर ने बोला है ऑपरेट करा दीजिए, अगर दूसरे डॉक्टर ने मना किया हो किसी कारण से तो बात अलग है, लेकिन लोगों के कहने पर मत जाइए, क्योंकि लोग इतने सक्षम नहीं होते कि आपको सही सलाह दे सकें। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑपरेट हुआ था, 1 महीने बाद डेथ हो गई थी सर, और बहुत काफी पैसा लगवाया उसको, बाद की इलाज चल, बताया कि कैंसर हो ठीक है, गया, चलिए। और तब से वो बहुत एकदम से थोड़ा सा धक्का सा लग गया। मैं इस बीच में आपको ये इस प्रश्न के संबंध में थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी कि अगर इनकी आवाज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रॉमा है तो इनको एक मनोवैज्ञानिक सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। एक पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल रिलेट कर रही है उससे। जी। हम लोग फिर थोड़ा सा वापस आते हैं। एक्चुअली धूल एक ऐसा शब्द है और एलर्जी एक ऐसा शब्द है, चेस्ट, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब कहा जाता था कानपुर में चेस्ट के रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और वो डायरेक्टली रिलेट किया जाता था पॉल्यूशन से। जी। शहर बहुत तरक्की कर गया है, लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आज भी पॉल्यूशन की जब बात होती है, चाहे वो शहर की पॉल्यूशन हो या घर के अंदर का पॉल्यूशन हो या हाइजीन की बात होती है, हम लोग शायद अभी भी बहुत पीछे हैं। और मुझे तो लगता है आजकल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और शहर के ठेकेदार जो हैं
चेस्ट स्पेशलिस्ट और अस्थमा बढ़ाने में लगे हैं जिससे डॉक्टरों की चांदी हो। और मेरे ख्याल से जब बारिश आएगी इसके बाद तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए परेशानी हो जाएगी, इतने डॉक्टर नहीं मिलेंगे जितने मरीज हो जाएंगे। पर ये तो बात है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हम लोग पॉल्यूशन को रोकें तो शायद एलर्जी और ऐसे लोगों की संख्या जो अपना काम करने में सक्षम नहीं हो पाते कि छोटी सी परेशानी से ऐसे लोग को कम किया जा सकता डॉक्टर है? प्रसाद, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले हम ये जो आपने कहा जो पोल्यूशन और उसका प्रभाव जो हमारी बॉडी में पड़ता है उसके विषय में हम कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपने कही है कि सबसे ज़्यादा कानपुर में चेस्ट के है बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। नहीं, कहा जाता है, कहा जाता सच्चाई है, मुझे भी नहीं पता। नहीं सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है, ओनली एक ही ऑर्गन है जो इंटरनल होते हुए बाहर की एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। उसके अंदर 300 मिलियन एल्वोलाई मतलब कोस्ट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचती है। अगर उस फेफड़े को हम खोल दें तो उसका पूरा एरिया एक फुटबॉल की फील्ड के बराबर होता है, इतना एरिया कवर करता है। जब भी कोई एलर्जी होती है, संवेदनशीलता जिसे हम कहते हैं, वो कितने बड़े एरिया के संपर्क में कितनी देर तक और कितनी स्ट्रांग है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रांग एलर्जिक रिएक्शन होता है। फेफड़े की एरिया सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्किन आती है और तीसरे पे गट होती है जो इंटेस्टीन होती है।